गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में मेरी बीमारी श्यामा ने ली पाठ का अभ्यास करेंगे। हमने पहले लेखक परिचय और पाठ के पूर्व भाग का अभ्यास कर लिया था। मैंने आपको लेखक परिचय में से और पाठ के पूर्व भाग में से कुछ प्रश्न भी बनाने के लिए कहा था। आज हम पहले हमने देखा था कि लेखक उनको चाहे जितना भी बुखार हो, बुखार के समय भी वह काम करते रहते थे। वह गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे। गांधी जी मानते थे कि बीमार होना वह बड़ा अपराध है, क्योंकि हम यदि ईश्वर ने हमें शरीर दिया है तो उसे स्वस्थ नहीं रख पाते तो हम शरीर के अपराधी हैं। तो लेखक उससे भी आगे जाकर कुछ ऐसा सोचते थे कि बीमार होने का अपराध जब हमने किया है तो उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो उनको जब भी सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी सामान्य बीमारियां रहती थी तब वह कभी उसे दुलराते नहीं थे। वह जो भी काम करते रहते थे नियम अनुसार, उसी के अनुसार वह काम करते रहते थे। कभी भी खाट पर लेटकर आराम नहीं करते थे। लेकिन लेखक सोचते हैं कि यदि बीमारी, वो सोचते थे कि जब बीमार में होता था या बुखार होता था तो बुखार की गर्मी के कारण मेरे विचारों को, मेरे भावों को और भी शक्ति मिलती थी। अभिव्यक्त करने की नए नए तरीके मुझे मिलते थे, जिससे मैं अच्छे से लेखन कार्य जो करता था उसे अच्छा वेग मिलता था, अच्छी तरह से लिख सकता था। इसलिए लेखक ने कहा कि मैंने दो चट्टानें की सबसे बड़ी कविताएं और एक सिसिफस बरक्स हनुमान, दोनों किताबें प्लूरिसी में पढ़े उन्होंने लिखी थी। प्लूरिसी मतलब फेफड़ों में पानी भर जाना, यानी कि दांतों की बीमारी। तो जब वह दांतों की बीमारी से पीड़ित थे उसी समय भी उन्होंने लेखन कार्य नहीं छोड़ा था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। जब भी वह जवान थे तो बीमारी को वह हराते थे, कभी भी वह बीमारी से पराजित नहीं होते थे। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपनी प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यदि हमें बुखार है तो काम किए जाने पर बुखार अपने आप चला जाता है। यह बुखार मामूली न था। इस बार जो बुखार था, हर बार बुखार को आता था तो मामूली होने के कारण वह 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाते थे, पर इस बार ये बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। स्कूल बंद था लेकिन ट्यूशन से जो आमदनी मिलती थी उनकी बहुत ज़रूरत थी। इसलिए किताबों की बिक्री भी नियमित नहीं होती थी। इसलिए उनको जो आमदनी थी वह किसी भी तरह प्राप्त करनी थी। तो कर्ज सिर पर बढ़ गया था। इसलिए किसी भी तरह कोई भी काम करके उन्हें पैसे कमाने थे। ट्यूशनों में सिर पर चढ़ा था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। स्कूल में छुट्टियां थी पर ट्यूशन पर तो मैं जाता था। किताबों की बिक्री भी नियमित रूप से नहीं हो रही थी और घर में ज़रूरत होने पर पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने बुखार में भी अपना काम जारी रखा था। लेकिन बुखार 20 दिन चला, 10 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने हो गए। ऐसे करते जुलाई महीना आ गया लेकिन बुखार नहीं उतरा। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। अब बुखार के साथ
ट्यूशन पर भी जाना होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, यानी कि बुखार जिस तरह पहले से आता था उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ था। तो अब पहले तो ट्यूशन पर ही जाता था, लेकिन अब तो स्कूल भी शुरू हो गई, तो स्कूल में भी पढ़ाना पड़ता था, ट्यूशन पर भी जाना पड़ता था। काम का बोझ और भी बढ़ गया था। सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101-102 डिग्री के बीच। बुखार का रूप वही था कि सुबह कुछ भी नहीं और शाम के समय बुखार चढ़ जाए 101-102 डिग्री तक। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। दवा बाटू यानी कि दवा बांटने वाला, तो उनका इलाज एक होम्योपैथिक इलाज चल रहा था। कभी कभी सोचता था कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। एक अंग्रेज चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, तो एलोपैथी का इलाज करवाना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो महंगा होता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा से मेरे बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्हें लगा कि मुझे क्षय हो गया है, तो इसका इलाज मुझे एलोपैथिक ढंग से करवाना पड़ेगा। लेकिन वे इलाज करवाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह महंगा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी? जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, उस समय मेरे जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी, यानी कि मैंने जो बोला वह सच हो गया। तो उनकी पत्नी बीमार रहती थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्यामा बीमार थी, लेकिन लेखक जब बीमार पड़े तो उस समय श्यामा ने अपने आप को स्वस्थ है ऐसा दिखावा किया। दिल भीतर से तो वह बीमार थी ही, लेकिन पति की चिंता कम करने के लिए उसने जताया नहीं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उस समय पता नहीं मेरे जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई जब मैंने कहा था कि श्यामा की बीमारी मुझे लग गई, और सचमुच ऐसा ही हुआ कि मैं बीमार पड़ा और श्यामा स्वस्थ होने लगी। उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। तो पिछले 6 वर्षों से उनकी पत्नी बीमार थी, कभी भी वह ज्वर से मुक्त नहीं हुई। तो क्या सचमुच अभी वह स्वस्थ दिख रही है तो उसका बुखार मुझे लग गया है? यदि ऐसा ही है तो अच्छा है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, यानी कि लेखक की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो श्यामा को बहुत ही चिंता हो रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, इच्छा बल से अपने आप को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। मैं तो बीमार हुई, लेकिन श्यामा की बीमारी भी मेरे लिए चिंता का विषय न बन जाए, इसलिए उसने इच्छा बल से अपने आप को स्वस्थ किया था। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। श्यामा को ही मेरी बीमारी के बारे में पता था और किसी को नहीं, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। घर में पिताजी थे, माँ थी, लेकिन किसी को भी बीमारी के बारे में पता नहीं था। और चिंता का विषय न बन जाए, उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को भी पता न था,
क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में भी सभी थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते। मेरे शरीर में कुछ वज़न कम हुआ था, लेकिन गर्मी में तो कुछ थोड़े बहुत हम पतले होते हैं, इसलिए इससे तो किसी को पता चलने वाला न था, शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर वीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊँ, यानी कि अपनी जांच कराऊँ कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी के पास में जाकर अपनी बीमारी का इलाज कराऊँ। मैंने टाल मटोल की, यानी कि बहाने बनाए। किसी भी तरह डॉक्टर के यहाँ जाना मैं टाल रहा था। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र यानी कि जिस लक्ष्य के लिए छोड़ा गया है तो वह लक्ष्य पर पहुंचकर ही वापस आता है, इससे पहले नहीं। तो यहाँ शब्दों रूपी ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ दिया। कैसा ब्रह्मास्त्र? तो मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊँ वह खाना नहीं खाएगी। मैं जब तक डॉक्टर को नहीं दिखलाती तब तक वह कभी खाना खाएगी नहीं, तब तक वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। अब पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया, कह दिया कि आप मेरे बार बार कहने पर भी आप डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाते, तो अब मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप डॉक्टर को दिखाकर न आए। इस तरह उसने पति को डॉक्टर के यहाँ भेजने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, शब्दों रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब पत्नी ने इस तरह खाना पीना छोड़ दिया है तो स्वाभाविक रूप से पति को चिंता होगी ही, इसलिए उन्हें टाल मटोल कर रहे थे, फिर भी उन्हें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊँ, मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ, उनको भय था कि मुझ पर क्षय रोग का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को भी कहा। तो जब डॉक्टर को बताने के लिए गए तो डॉक्टर को लगा कि उन्हें क्षय हुआ है, तो उसका इलाज उन्होंने शुरू कर दिया, दवाइयाँ भी लिख दी और पूरा आराम करने के लिए कहा। चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया था? मौत का परवाना लगा, क्योंकि ये जो इलाज था वह बहुत महंगा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। एक और माथे पर कर्ज था, दूसरी ओर घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभानी थी और पूरा आराम करने की बात की तो फिर वह ट्यूशन पर नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये नुस्खा तो उन्हें मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था मैं? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने के लिए मैं आया था? इतने दुख संकट उठाने के लिए आया था? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अभी तो जीवन की श्यामा के साथ मैंने जीवन के अच्छे पल भी नहीं बिताए और इतने में मेरी विदा का समय आ गया। क्या इतना जल्दी मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा? ऐसे ऐसे विचार उनके दिल में आने लगे और वह भारी चिंता में पड़ गए। क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही गाना गुनगुनाने, केवल श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने के लिए मैं यहाँ पर आया था? स्वागत के ही साथ विदा। अभी अभी तो मेरा ज़िंदगी में स्वागत हुआ है और इतने में ही मेरी विदा भी होने लगी। विदा करने की तैयारी मुझे उनके सामने दिखाई दी।
बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपने भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा था? दिल को छूने वाला, मर्मवेदी यानी कि दिल को छूने वाला। तो सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला प्रश्न था कि श्यामा को इतने सालों में ही विधवा का जीवन गुजारना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद वह विधवा हो जाएगी, क्या उसके नसीब में वैधव्य ही लिखा है? ऐसे ऐसे विचार उनके दिल में आने लगे। कुछ शब्दों के अर्थ पहले लिख लेते हम। बहरहाल, हर हालत में जब जोर ना हिला देना। हिला देना। दवा बांटने वाला। दवा बांटने वाला। मर्मवेदी, दिल को छूने वाला। दिल को छूने वाला। वैधव्य, विधवापन। विधवापन। तो बहरहाल, हर हालत में, किसी भी तरह, जब जोर ना हिला देना, दवा बाटू, दवा बेचने वाला, मर्मवेदी, दिल को छूने वाला, वैधव्य, विधवापन, ब्रह्मास्त्र, कभी निष्फल न होने वाला अस्त्र। कभी निष्फल न होने वाला अस्त्र, तो ब्रह्मास्त्र। इस तरह उन्होंने, अपनी पत्नी ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उनको इलाज करवाने के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना ही पड़ा। डॉक्टर को लगा कि वह उनको क्षय हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने उसका इलाज भी, दवाइयाँ भी लिख दी, लेकिन पूरा आराम करने के लिए कहा। लेखक के लिए पूरा आराम करना
किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था, क्योंकि सर पर कर्ज था, घर की जिम्मेदारियों भी उठानी थी। यदि वो काम पर नहीं जाते तो पैसे कहाँ से आते, और किताबों की बिक्री भी नियमित रूप से नहीं होती थी। इसलिए उनको यह नुस्खा मौत का परवाना लगा कि अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। और वह सोचने लगे कि अभी अभी तो मैंने जीवन की शुरुआत की है। अपनी पत्नी के साथ मैंने 2 पल अच्छे से बिताए भी नहीं, जिम्मेदारियों से कभी मुक्त भी नहीं हुआ, और जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने अपनी पत्नी को भी अच्छी तरह से समय नहीं दे पाया, पत्नी को भी मैं समय नहीं दे पाया। और इतने में मुझे इस जगत से, इस जीवन से विदा लेनी पड़ेगी। अभी अभी तो मैं आया हूँ, अभी अभी तो मेरा स्वागत हुआ है, और इतने में ही मुझे यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। इतने ही संघर्ष के लिए मैं आया था, इतने ही सुख दुख झेलने के लिए यहाँ पर आया था। क्या श्यामा को भी विधवा का जीवन बिताना पड़ेगा? ऐसे ऐसे विचार उनके दिल में आने लगे। क्या श्यामा के भाग्य में भी वैधव्य लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था। लेखक कहते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था, यह मुझे कठिन भी नहीं लगा। मर जाने के बाद तो कुछ पता चलने वाला नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए मरने से मुझे डर नहीं था। पर क्या कठिन था उनके लिए? कठिन लगा मरने के पहले जीना, कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ। पूरे आराम का अर्थ होगा ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? उन्होंने सोचा, उनके लिए मरने से पहले जीना मुश्किल हो गया। पूरे आराम का अर्थ था ट्यूशन भी बंद करना पड़ेगा, स्कूल भी जाना बंद करना पड़ेगा, तो ज़्यादा छुट्टी लूँ तो वेतन भी नहीं मिलेगा, यदि वेतन नहीं मिलेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर नहीं चल सकते थे। शालिग्राम की तनख्वाह यानी कि उनके जो छोटे भाई थे उनकी तनख्वाह से घर का खर्च नहीं निकलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है। वो जिस जॉब को आज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कल शायद उनकी बदली भी हो सकती है। यदि बदली हो गई तो यहाँ से उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और जब वह दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर रहने के लिए उसे घर भी लेना पड़ेगा। यदि उसने वहाँ पर रहने के लिए घर ले लिया तो उसका किराया देना पड़ेगा, फिर उसका एक अलग वहाँ खर्च शुरू, घर का खर्च, उसे भी अपने घर का खर्च निकालना पड़ेगा। तो वह घर पर यानी कि हमारे पास कितने पैसे भेज पाएगा। तो ये सारी बातें उनके दिल में आने लगी, और वह सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरी आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर यानी कि तनख्वाह भी मुझे नहीं मिलेगी, फिर घर खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली भी हो सकती है, तब वे एक पैसे भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। शालिग्राम की नौकरी यदि यहाँ से दूसरी जगह पर बदली हो गई तो वह घर खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं भेज पाएगा, स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से लाऊंगा? महंगी महंगी जो एलोपैथी का इलाज उन्होंने शुरू किया था, तो दवाइयाँ इसमें महंगी मिलती थी, तो कहाँ से लाऊंगा?
किताब से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। जो किताबें उन्होंने लिखी थी उसकी बिक्री भी नियमित रूप से नहीं होती थी, इसलिए उसकी आमदनी अनिश्चित थी। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, सर पर कर्ज भी इतना था जिसके किस्ते में हमें पैसे देने थे, वो पैसे भी मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। तो ये सारी बातें उनको झकझोर रही थी कि अब क्या करेंगे, कैसे घर का खर्च चलेगा, किस तरह पूरी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। उनकी पत्नी ने बीमारी के बारे में सुना तो कांप उठी और पर तुरंत संभल भी गई। फिर उसने अपने आप को संभाल भी लिया, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। श्यामा ने यानी कि उनकी पत्नी ने बीमारी के बारे में सुना तो वह कांप उठी, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल लिया। जैसे उसे लगा कि यदि मैं भी ऐसी कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो मैं उनको कैसे संभालूंगी, और उनको अभी ढांढस दिलवाना या स्वस्थ रखना, चिंता मुक्त रखना अति आवश्यक है, इसलिए उसने अपने आप को संभाल लिया। इस तरह लेखक ने अपनी बीमारी के बारे में जाना और जानने के बाद उसका इलाज शुरू किया, लेकिन अब यह इलाज उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था। आज हमने जितना पाठ समझा है उसमें से आपको फिर से पढ़कर प्रश्न, हेतुलक्षी प्रश्न बनाने हैं। लेखक अब क्या करेंगे, वह इलाज एलोपैथिक इलाज जारी रखने के बावजूद भी घर खर्च कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।